हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। सो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। माय नेम इज़ रवि विश्वकर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। सो लास्ट टाइम में हमने स्प्रिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे, मैंने हर कॉन्सेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया और साथ साथ उन सारे एक्सप्लेनेशन का डेरिवेशन भी किया। आज हमने बताया था एक नया टर्म स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग में, दैट इज़ योर न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो चलिए सीधे बिना देर किए हुए सीधे आ जाते हैं स्प्रिंग के न्यूमेरिकल पे। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखिए स्प्रिंग का। देखिए काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ कंप्रेशन स्प्रिंग. It is required to design a compression. It is required to design a it is required to design a compression spring subjected to a maximum force of 1250 Newton. Subjected to a maximum force of 1250 किलो न्यूटन। 1250 किलो न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है। आगे है द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डिफ्लेक्शन दैट इज 30 mm। मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या है? द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फोर्स शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 30 mm। यहाँ तक हो गया। आगे क्या है? द स्प्रिंग इंडेक्स कैन बी टेकन एज 6। स्प्रिंग इंडेक्स मीन्स सी की वैल्यू कितनी ली हुई है? इसने 6 ली हुई है, 6। ओके, आगे कह रहा है द स्प्रिंग इज मेड ऑफ पेंटेड एंड कोल्ड डाउन स्टील वायर, फुल स्टॉप। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब SUT एंड जी की वैल्यू दी हुई है। SUT कितना दिया हुआ है आपको? 1090 इसमें दिया है मेगा पास्कल में, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू भी आपको दी है, दैट इज योर 81370 मेगा पास्कल, ये भी दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है द परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग वायर शुड बी टेकन एज 50% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मीन्स परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितनी है? 50% ऑफ SUT, ये भी गिवन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके दो। तो क्वेश्चन कह रहा है डिज़ाइन द स्प्रिंग एंड कैलकुलेट। सबसे पहला आपको वायर डायमीटर कैलकुलेट करनी है। दूसरा जो कैलकुलेट करने को बोल रहा है दैट इज मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर। थर्ड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, एंड द फोर्थ वन इज टोटल नंबर ऑफ कॉइल, टोटल नंबर ऑफ कॉइल। इतनी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है और ये क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1250 किलो न्यूटन, फुल स्टॉप। द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फोर्स शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 30 mm। गिवन है द स्प्रिंग इंडेक्स कैन बी टेकन एज 6, full stop. The spring is made of painted and cold drawn steel wire. The ultimate tensile strength and modulus of rigidity of the spring material is 190 and 81370 Newton mm square respectively. आगे बोल रहा है the permissible shear stress for the spring wire should be taken as 50% of the ultimate tensile strength.
तो कह रहा है डिजाइन द स्प्रिंग एंड कैलकुलेट द वायर डायमीटर, मेन कॉइल डायमीटर, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। इतनी चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वायर डायमीटर। ठीक, सबसे पहला टर्म वायर डायमीटर। तो क्या करेंगे, हमें जो जो दिया है वो तो पता ही है। आगे देखिए टाउ इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0.5 टाइम ऑफ एस यू टी विच इज 0.5 टाइम ऑफ एस यू टी विच इज 1090। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताएं टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज योर 545 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से हमने टाउ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें पता है कि टाउ इक्वल्स टू के 8 pc अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये होता है। अगर हम के निकाल लें तो बाकी चीज़ें दी हुई, यहाँ से हम डी निकालेंगे। तो के की वैल्यू मुझे पता है 4c - 1 अपॉन 4c - 4 प्लस 0.615 बाई 4 सॉरी 5 बाई सी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो सीधे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4c की वैल्यू 6 दी, -1 बाई 4 इंटू 6 माइनस 4 प्लस 0.615 बाई 6। इसको सॉल्व करके के की वैल्यू बताइए कितनी आ गई। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू ऑफ के विच इज 1.2525 यूनिटलेस। चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आपको दी हुई, इसी इक्वेशन को यहाँ पर रखिए। ठीक, तो टाउ की वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट कर ली, जैसे 545। के की वैल्यू में भी मैंने निकाल ली, देखिए के की वैल्यू भी मैंने निकाल ली, दैट इज 1.2525 इंटू 8 पी हमें पता है 1250 किलो न्यूटन है, न्यूटन में मैंने कन्वर्ट कर लिया, इंटू सी विच इज 6 अपॉन पाई। निकालना क्या है, डी। प्लीज पूरी इक्वेशन में डी ही अननोन है। यहाँ से आप बताइए डी की वैल्यू क्या आ गई, कैलकुलेशन करिए इसकी, जो कि कैलकुलेट होकर आएगी, दैट इज 6.63। और इसी को हम क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, दैट इज 7 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने पहला टर्म कैलकुलेट कर लिया, वायर डायमीटर। आ जाइए दूसरे पे, दैट इज योर मीन कॉइल डायमीटर। ठीक, मीन कॉइल डायमीटर दैट इज, हमें पता है कि सी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ से कैपिटल डी ही तो आपका मीन कॉइल डायमीटर होता है, डी इंटू सी। तो मैंने डी निकालना चाहा तो डी की वैल्यू मुझे पता है 7, सी की वैल्यू 6, तो 7×42 mm। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, मीन कॉइल डायमीटर। थर्ड स्टेप आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, 8 टाइम पी डी क्यू एन बाई अपॉन पाई डी की पावर 4। इतना सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या नहीं पता है, डेल्टा आपने पता है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 कांस्टेंट, पी पता है, डी पाई डी, एन नहीं पता। और एन ही क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल। एन ही आपका क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल। नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल देखिए, 8 की डेल्टा की वैल्यू 30 mm विच इज 8। पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1250 इंटू 10⁻³ इंटू डी की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की 42 की पावर 3 एन निकालना है मुझे। पाई डी
की पावर 4, डी मैंने निकाल ली 7 टू द पावर 4। यहाँ से n की वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स की वैल्यू कितनी आएगी। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस द नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल विच इज 7.91, जो कि अप्रॉक्सीमेट 8 कॉइल्स के बराबर हो जाता है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। ठीक है, ये टर्म हो गया। अब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ वन, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, देखिए आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, कुछ ये स्प्रिंग होती है। जो स्प्रिंग आपके फंक्शन परफॉर्म करती है, मीन्स जो स्प्रिंग आपकी एक्सटेंड करती है, कंप्रेस्ड होती हैं, उन स्प्रिंग्स के कॉइल्स को हम बोलते हैं एक्टिव कॉइल्स। लेकिन स्प्रिंग का जो दोनों साइड का एंड पॉइंट होता है, किसी भी स्प्रिंग का एक एंड पॉइंट होगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ डस्टर है, डस्टर को कंसिडर स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का ये एक एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट किसी ना किसी मीडियम के साथ करेक्ट होंगे, तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। मीन्स जो दोनों का एंड पॉइंट होता है, स्प्रिंग का एंड पॉइंट दोनों साइड होता है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, वो सिर्फ इंगेज कराता है ताकि बीच वाली जो स्प्रिंग्स हैं या बीच वाली जो स्प्रिंग की कॉइल्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर लें। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स 3 ही है, लेकिन एक स्प्रिंग जो ऊपर हिंज होती है, एक नीचे हिंज होती है, ये भी तो स्प्रिंग में ही काउंट होगी, और उसको बोलते हैं इनएक्टिव कॉइल्स, और उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव कॉइल्स। तो हर एक स्प्रिंग में नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉइल्स हर स्प्रिंग में कितनी होती है, 2। और मुझे पता है एक्टिव कॉइल्स होती है कितनी इस केस में, 8। सो अगर निकालना है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एंड कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, दैट इज इनएक्टिव कॉइल्स plus active coils, which is total number of coils, that is denoted by Nt, which is 10. total number of coil which is 10। ये तो ये टर्म निकला है। अभी कह रहे हैं कि मुझे स्प्रिंग की डिज़ाइन भी करके दिखाओ, तो स्प्रिंग की डिज़ाइन करने के लिए आपको 4 टर्म और निकालने पड़ेंगे, दैट इज योर फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, टोटल एक्सियल गैप एंड पिच ऑफ द स्प्रिंग कॉइल्स। तो यहाँ पर नोट करिए, ये हो गए। तो ये 4 पॉइंट जो इसने बोला था कैलकुलेट करने, लेकिन साथ साथ बोला था कि स्प्रिंग की डिज़ाइन भी करके दिखाइए, तो उसके लिए मुझे 2-4 चीज़ें और निकालनी पड़ेगी। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे का काम करता हूँ। जल्दी से नोट करिए फिर इसको। हो गया, सो गया, ये जहाँ सो गया, बस चलिए भाई, चलिए भाई आगे देखते हैं। रफ करते हैं इसको। ये भी रफ कर देते हैं। चलिए आगे कुछ जो टर्म है उनको निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड लेंथ की। सॉलिड लेंथ मैंने बताया था, सॉलिड लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल इनटू वायर डायमीटर, दिस इज 10 into 7, सॉलिड लेंथ दैट इज 70 mm। इज इट क्लियर? सॉलिड लेंथ इज 70 mm। दूसरा अगर और निकालना चाहें, दैट इज और एक्सियल टोटल एक्सियल गैप बिटवीन द कॉइल्स। अगर निकालना चाहें टोटल एक्सियल गैप बिटवीन द कॉइल्स,
तो क्या होता है, लेट द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट, मैं मान लेता हूं कि एक दो कॉइल मतलब दो स्प्रिंग के बीच से दो कॉइल्स के बीच जो डिस्टेंस है कॉइल इज 1 mm। तो टोटल एक्सियल गैप अगर बात करें, सो टोटल एक्सियल गैप बिटवीन द कॉइल्स क्या आएगा, दैट इज योर nt-1 इंटू गैप between टू कॉइल्स। तो nt की वैल्यू आपको 10 माइनस 6 गुणे 1 बराबर 9 mm। तो ये हो गई टोटल एक्सियल गैप बिटवीन द कॉइल्स। आगे टर्म निकालते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं फ्री लेंथ। तो मुझे पता है जो फ्री लेंथ की वैल्यू होती थी दैट इज सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डिफ्लेक्शन। ठीक, टोटल एक्सियल गैप प्लस डिफ्लेक्शन। हमें पता है कि यहां पर जो टोटल एक्सियल गैप दिया है, ठीक है, दिया है, सबको निकाल लिया। तो फ्री लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल सॉलिड लेंथ 70 प्लस 9 प्लस 30, तो फ्री लेंथ की वैल्यू दैट इज 109 mm। फ्री लेंथ निकाल लिया मैंने। अब क्या बचे, पिच ऑफ द स्प्रिंग। और पिच ऑफ द स्प्रिंग मुझे पता था क्या होता था, फ्री लेंथ बाई nt-1। फ्री लेंथ 109, nt-1 109 by 9 2.1 mm, तो अप्रॉक्सीमेट 12 mm। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतना और नोट कर लीजिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग के दौरान इतनी चीज़ों की और जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इतना आप करके दे देंगे, काम खत्म, आपका आंसर आ जाओ, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको। ओके, सो रेफरेंस को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसे ही होगा, थोड़ी सी चेंजेस आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग मेड ऑफ, क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग, अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग मेड ऑफ सर्कुलर वायर is subjected to an axial force is subjected to an axial force which varies from 2.5 kilonewton to 3.5 किलो न्यूटन तक वेरी करता है। फुल स्टॉप। ओवर दिस रेंज ऑफ द फोर्स,
द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5 mm। इस रेंज के दौरान जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है कितना आता है 5 mm। फुल स्टॉप। आगे द स्प्रिंग इंडेक्स कैन बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ C कैन बी टेकन एज 5। The spring index 5। आगे देखिए the spring has square and ground ends मीन्स एक ऊपर एक नीचे ग्राउंडेड हो जाएंगे मीन्स 2 नंबर ऑफ इनएक्टिव कॉर्निकल्स आएंगे इसकी। एंड द स्प्रिंग इज मेड ऑफ पेंटेंट एंड कोल्ड ड्रॉन स्टील विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। SUT कितना दिया है इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 1050 न्यूटन पर mm स्क्वायर और G की वैल्यू दी हुई है 81,370 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आगे कह रहे हैं द परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग वायर शुड बी टेकन एज 50% ऑफ SUT। सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाला ही है। आगे कह रहा है डिजाइन द स्प्रिंग एंड कैलकुलेट। कह रहा है स्प्रिंग को डिजाइन करो कैलकुलेट करो। क्या क्या कैलकुलेट करना वो मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले स्मॉल d, दूसरा कैपिटल D, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, फोर्थ वन इज टोटल नंबर ऑफ कॉइल, फिफ्थ सॉलिड लेंथ, सिक्स्थ फ्री लेंथ, सेवेंथ कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट, रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट, और 8 कैलकुलेट करना है आपको एक्चुअल स्प्रिंग रेट। ये आपका प्रश्न है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही पुरानी चीजें, पहली चीज कैलकुलेट करेंगे स्मॉल d के बारे में। दिस इज द वायर डायमीटर। तो स्मॉल d को कैलकुलेट टाउ इज इक्वल्स टू k। तो फिर सबसे पहले हमको टाउ निकाल लेते हैं विच इज 50% ऑफ SUT। 50% इंटू SUT की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 1050। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई बताएं। 1050 से कितनी हो जाएगी टाउ की वैल्यू? अरे यार 525 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, आगे हमें पता है k की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। k इक्वल्स टू 4c माइनस 1 अपॉन 4c माइनस 4 प्लस 0.615 बाई c। तो k इक्वल्स टू 4 इंटू सी की वैल्यू 5 माइनस 1 बाई 4 इंटू 5 माइनस 4 प्लस 0.615 बाई 6। यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी 6 नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा 5। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू ऑफ k विच इज 1.3105। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मुझे पता है टाउ इक्वल्स टू होता है k 8pd अपॉन पाई डी क्यूब होता है। तो टाउ की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 525। के की वैल्यू 1.3105। 8 इंटू पी की वैल्यू, पी की वैल्यू बताएं भाई। देखिए जब कोई चीज़ मैक्सिमम पे सर्वाइव कर जाएगी, जब कोई स्प्रिंग मैक्सिमम लोड पे सर्वाइव कर जाएगी तो अल्टीमेटली छोटे लोड पे तो सर्वाइव कर ही जाएगी। तो जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो मैक्सिमम लोड पे करेंगे कि अगर हम ये देखें कि अगर ये स्प्रिंग मैक्सिमम लोड पे सर्वाइव कर गई
तो छोटे लोड पे तो सर्वाइव कर ही जाएगी, तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं 3.5 इंटू 3 लोड पे इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, निकाली है निकाली, तो नहीं निकाली तो क्या हुआ, इसको हम सी के फॉर्म में लिख देते हैं 5/पाई इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू बताएं कितनी आएगी, विच इज स्मॉल डी, एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी दैट इज आफ्टर सॉल्विंग 10.55 अप्रॉक्सीमेट 111 mm। अब दूसरा बोला गया है कैपिटल डी कैलकुलेट करो, तो कैपिटल डी पता है तुम्हें कि सी इंटू डी होता है, डी 11 सी 5 दैट इज 55, तो स्मॉल डी कैपिटल डी की वैल्यू 55, कैपिटल डी ही क्या है आपका मीन कॉइल डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग। थर्ड आपको करना है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, तो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पता है 8 PD³ n बाई GD की पावर 4, तो वहाँ से डिफ्लेक्शन मुझे पता है 5 mm, 8P 3500, D हमने निकाल लिया, 55 का क्यूब इंटू n निकालना है, G 81370 इंटू डी की पावर 4, और डी कितना दिया हुआ तुम्हें 11, और शांति से इसको रखिए आप कहाँ पे कैलसी में, और सॉल्व करके बताइए नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स कितने निकलेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू ऑफ n विच इज 4.48 अप्रॉक्सीमेट 5 coils, this is the number of active coils। एक्टिव कॉइल्स निकाल लिया, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स निकालना होगा तो मुझे पता है there are 2 inactive coil और एक्टिव कॉइल 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितने लिखेंगे 2 + 5 दैट इज 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने ये 2 3 4 सॉल्व कर ली। आगे देखिए सॉलिड लेंथ, तो ये कुछ है नहीं, बस सिंपल से तो मैंने कराया उस पर रखते चले जाओ। तो सॉलिड लेंथ टोटल नंबर ऑफ कॉइल इंटू डी विच इज 7 इंटू डी की वैल्यू 11, स्मॉल डी 11, 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इसका 77 mm। और भी अगर मुझे निकालना है सॉलिड लेंथ के बाद फ्री लेंथ निकालना है, इतना कर लीजिए फिर आगे करते हैं फ्री लेंथ, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं सर जी। या इधर देखते हैं फ्री लेंथ की वैल्यू जो होती है, फ्री लेंथ हमें पता है सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डिफ्लेक्शन होता है, इज इट क्लियर। तो सॉलिड लेंथ तो मुझे पता है, टोटल एक्सियल गैप नहीं पता है, तो लेट कर लो, चलिए इतना कर लीजिए यहाँ तक, इसके आगे मैं आगे बताता हूँ, इसको रख दी। हो गया कि नहीं, चलिए भाई हो गया होगा, चलिए बहुत शानदार बहुत जानदार, आपने कर लिया, बहुत ही हिम्मत वाली बात है आप लोग के लिए। क्वेश्चन देखिए लेंदी है लेकिन इजी कितने हैं, बहुत इजी है। देखिए हम क्या करेंगे, फ्री लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉलिड लेंथ पता होना चाहिए, टोटल एक्सियल गैप पता होना चाहिए और डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। ये पता है और ये पता है, लेकिन टोटल एक्सियल गैप हमें नहीं पता है। तो लेट करिए, लेट, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, लेट द गैप बिटवीन टू कॉइल is 1 mm. So total axial gap क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव coils into gap
तो एन टी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 - 1 × 1 दैट इज 6 mm। तो फ्री लेंथ यहाँ से क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, सॉलिड लेंथ आपको कितना दिया था भैया, बनाया क्या निकली थी सॉलिड लेंथ 77। सॉलिड लेंथ कितनी 77 शायद, टोटली 5। तो फ्री लेंथ कितना आ गया 6 7 6 13 5 18 करीब 1 7 1 8 88 mm। ठीक है, ये आपकी फ्री लेंथ आ गई। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट की। ठीक है, रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट, रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट कितना है P2 - P1 अपॉन क्या होगा, P2 - P1 अपॉन डिफ्लेक्शन। यही तो होता है P2 - P1 अपॉन डिफ्लेक्शन। तो K की वैल्यू मुझे नहीं पता है, P2 की वैल्यू पता है, दैट इज 3500 - 2500, डिफ्लेक्शन आपका दिया है 5। तो K की वैल्यू दिस इज 1000/5 दैट इज 200 न्यूटन पर mm² आपका रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट होना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए, लेकिन है एक्चुअल में कितना, एक्चुअल स्प्रिंग रेट अगर निकालना है K इक्वल्स टू, स्प्रिंग की इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल्स टू GD⁴ अपॉन पाई d³ × m। इज इट क्लियर, बताएं, पाई d³ होता है या 8 होता है, हाँ मेरा यहाँ 8 होता है। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, G की वैल्यू 81370, दिस इज 11⁴ 8। कैपिटल D की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, बताएं भाई, कैपिटल D की वैल्यू क्या निकाली थी, 55 या 44, हाँ 55 इंटू n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल 5। तो K की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू ऑफ K विच इज 179.01। यहीं के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल फिनिश नोट करिए, और बस ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। इसी के साथ साथ आपका स्प्रिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म पे जब भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ होगा, और नया टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली होगा पावर स्क्रू। ठीक है, और पावर स्क्रू कंप्लीट करने के बाद देखते हैं आगे क्या पढ़ाना होता है। फिलहाल के लिए आगे क्वेश्चन और आप ट्राई करिएगा। जो मैंने 2 क्वेश्चन लगवाए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और जो फर्दर क्वेश्चन है बड़े आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो इनको पढ़िएगा, समझिएगा, और ऐसे रिलेटेड और सारे भी क्वेश्चन लगाइएगा। आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।